इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन और ग्रास रूट लेवल पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं इस मरतबा गठबंधन बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगा। मुझे समझ ही में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर जी की कौन सी आइडियोलॉजी है, किस विचारधारा से बात कर रहे हैं। टारगेट सिर्फ एक कम्युनिटी पर है उनका। मुकेश सहनी जी का जो डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा वही करेंगे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। राहुल जी ने क्या कहा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो ड्यू टाइम है, इंतजार कीजिए। जो पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगी, बहुत सम्मानजनक स्थिति में सीट शेयरिंग होगी। अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी उसकी भी मीटिंग होने वाली है कि 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, शासन कर रहे हैं जी। एजुकेशन का स्टैंडर्ड बताइए, एम्प्लॉयमेंट है बिहार में कि नहीं है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से 70 नेता एक दिन में बिहार आ रहे हैं जी। जो युवा से बात करेंगे, किसी हॉस्टल्स में जाएंगे। अगर आरजेडी को यह भी लगता है और कांग्रेस को लगता है कि नहीं उमर खान बेहतर प्रत्याशी होगा और गया और मगध की सीट पर इसको चुनाव लड़ने से मुझे फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि सिंबल कांग्रेस का होगा तो आरजेडी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम कांग्रेस के नेता हैं। नमस्कार, मैं हूं आफताब आलम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन टुडे। इस वक्त हमारे मंथन टुडे के स्टूडियो में खास बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं उमैर खान, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के। आपका इस्तकबाल करते हैं और हमारे साथ खास बातचीत करने के दौरान हमारे साथ अजरा भी हैं, सहयोगी हमारे हैं, और मुकम्मल तरीके से उमैर खान जी से समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार विधानसभा का जो इलेक्शन है इसमें कांग्रेस का जो खास रोल होगा उसमें क्या कुछ होगा। सर, पहला सवाल आपसे उमैर खान साहब कि ऐन चुनाव के वक्त ही कांग्रेस पार्टी ने, मतलब आला कमान ने, आप लोग ने प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदल दिया? सबसे पहला सवाल आपसे। प्रदेश अध्यक्ष का टेन्योर होता है जी। माननीय हमारे अखिलेश सिंह जी थे प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में यहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ा गया। और राहुल गांधी जी का अपना एक विजन है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा था, जो हमारा अधिवेशन हुआ था उदयपुर में, उन्होंने कहा था, पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, हम संगठन में भी उसी की हिस्सेदारी देंगे और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में भी देंगे। तो बिहार का ड्यू था। हमारे राजेश राम जी तिलकेश्वर राम जी के बेटे हैं, 2 मरतबा के विधायक हैं, कुटुंबा से, दलित परिवार से आते हैं, तो उनके बारे में पार्टी का विचार काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो उनको ये जिम्मेवारी मिली है और मुझे लगता है कि बेहतर काम हो रहा है। संगठन को सशक्त बनाने के में राजेश कुमार जी अच्छा काम कर रहे हैं और निरंतर मेहनत भी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठते हैं और क्षेत्र में घूमते हैं। अच्छा, चुनाव की तैयारी क्या है? चुनाव की तैयारी तो देखिए, कांग्रेस पार्टी की चुनाव की तैयारी है गठबंधन की, महागठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन है उसकी 3 मरतबा बैठक हो चुकी। पहली मरतबा दिल्ली में गया आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, फिर यहाँ आरजेडी के ऑफिस में हुई, फिर सदाकत आश्रम में हुई, और अभी हम लोग बैठे थे, तमाम गठबंधन के नेता एक छत के नीचे बैठे थे। तो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन बना है और हम लोग मुद्दे पे बिहार की राजनीति लाना चाहते हैं। सवाल सरकार से यही है कि 20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, शासन कर रहे हैं, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बताइए, एम्प्लॉयमेंट है बिहार में कि नहीं है। बेरोजगार बिहारी 10,000 रुपया कमाने के लिए दिल्ली में फ्लाईओवर के नीचे रात गुजारता है क्योंकि उसके बच्चे यहाँ बिहार में भूखे रहते हैं। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, न किसानों को न्याय मिलता है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लॉलेसनेस है बिहार में। और एक सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, अभी लगता है कुछ दिनों से उनकी तबीयत भी सही नहीं चल रही है। आम जनता जनमानस के बीच में जाएंगे और जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होने वाला है। उमैर साहब, एक चीज समझने की कोशिश करेंगे, महागठबंधन में आपकी पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका है। इस बार जो इलेक्शन होंगे 2025 में, बहुत कम वक्त बचे हैं इलेक्शन के लिए, इसमें आपकी पार्टी जो है कि कितने सीटों की मांग करती है खासतौर पे? देखिए, इंडिया गठबंधन 243 सीट पे चुनाव लड़ रहा है। इंडिया जब गठबंधन बना है तो हम लोगों का जो आपस में कोऑर्डिनेशन बना, हमारा ये है कि हम 100% इस मरतबा स्ट्राइक रेट लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पार्टी जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगी, बहुत सम्मानजनक स्थिति में सीट शेयरिंग होगी। अभी वो वक्त नहीं आया है, अभी उसकी भी मीटिंग होने वाली है। जब सीट शेयरिंग हो जाएगी तो आप तमाम लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ रही है। मगर अल्टीमेटली हम बेहतर कोऑर्डिनेशन से लड़ेंगे। जब चुनाव तो जीतेगा तो इंडिया, जब लड़ेगा बिहार। लेकिन तो उमैर साहब, एक चीज कहना चाहेंगे, बड़ी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी है। आप बिहार प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं,
तो अब मंथन टुडे को ही बता दीजिए, जनता जानना भी चाहती है कितने सीटों पे मतलब लड़ेंगे, क्लियर अभी हो पाएगा नहीं होगा? देखिए मंथन टुडे, देखिए हमारी तो वैसे तैयारी चल रही है अभी अभी जैसे देखिए कल 15 तारीख का एक प्रोग्राम है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से 70 नेता एक दिन में बिहार आ रहे हैं जी। जो युवा से बात करेंगे, किसी हॉस्टल्स में जाएंगे या किसी टाउन हॉल में लोगों से बैठ के वार्ता करेंगे कि बिहार के लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, बेसिकली एजुकेशन के लिए आ रहे हैं। नहीं, इट्स नॉट एजुकेशन ओनली। एजुकेशन के साथ साथ ये भी तो है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है और यहाँ पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनका कोई स्टैंडर्ड भी नहीं रहा है। हम कोचिंग करने के लिए कोटा जाते हैं, पढ़ाने वाले बिहार के लोग, और आम गरीब किसान का पैसा वहां यहाँ से ड्रेन होता है। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी पलायन रोको यात्रा भी तो की थी कांग्रेस पार्टी ने जी। अच्छा ये बताइएगा, महागठबंधन में जो सीएम का चेहरा है उसको लेके इतना दुविधा क्यों है? मतलब कौन होगा, कांग्रेस से होगा या आरजेडी से होगा, फेस कौन सा है? देखिए इंडिया गठबंधन में न कोई कंफ्यूजन है। जब प्रदेश लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी तो उसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी को जब बनाया गया तो जो पॉलिटिक्स को समझते हैं लोग, वो लोग समझ गए कि क्या है। अब ये हम उनकी पिच पर कभी बैटिंग नहीं करेंगे, वो तो पहले बताएं कि उनका चेहरा कौन है। वो तो खुद बोल रहे कि तेजस्वी यादव है। नहीं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। सवाल वो उठाते हैं ना, हम उनसे पूछते हैं कि वो क्लियर करें कि उनका चेहरा कौन है। तो नीतीश कुमार जी रहेंगे कि नहीं? नीतीश कुमार का तो आ ही रहा है, बीच बीच में आता है, कभी कि चिराग है, कभी कुछ इस तरह से चल रहा है। लेकिन आपकी पार्टी जो महागठबंधन है, बेसिकली उसका एक चेहरा कंफर्म मतलब बताइए कि कौन है? देखिए बिल्कुल, एक बात आपको बताएं कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बनाया गया है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठेगा। कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल की मतलब पार्टी क्लियर नहीं मानते? नहीं, क्लैरिटी में जैसे हमारे यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, अंडरस्टैंडिंग में, मगर इसका अनाउंसमेंट अगर हमारे जो सर्वोपरि नेता वो करेंगे तो उसका पावरफुल मैसेज जाएगा ना। बिल्कुल। अगर हम आपको लग क्या रहा ठीक है, आप चेहरे का ऐलान क्यों नहीं कर पा रहे हैं अभी तक? सही वक्त पर सही ऐलान होगा, सही फैसला होगा, वक्त आने वाला है। अभी 3 फेज की बैठक हुई है हमारी, अब चौथे चरण में अनाउंसमेंट उसका भी हो जाएगा, हमारे शीर्ष नेतृत्व करेगा उसका। थोड़ा लोगों को इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, इंतजार क्या, ये बात देखिए, जब चर्चा किसी चीज की होती है और बेसब्री होती है तो उसका जब रिजल्ट आता है उसके बारे में पता चलता है तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। मगर यहाँ पे ऐसा कोई कंफ्यूजन हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं उनका बेहतर कोऑर्डिनेशन और ग्रास रूट लेवल पे लोग चर्चा कर रहे हैं कि नहीं, इस मरतबा गठबंधन बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेगा। आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ठीक है, क्या मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। एक बात बताइए मुझे, हमारे जो नेता हैं, जो सर्वोपरि नेता राहुल गांधी जी, उनका मुद्दा क्या है? मैं आपको बताऊं, जब इस मुल्क में चारों तरफ तराहीमाम था तो एक वाहिद नेता निकला कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा लेके, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी उन 116 भारत यात्रियों में था जो कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल चला राहुल जी के साथ। राहुल जी ने क्या कहा था? जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। तो ड्यू टाइम है, इंतजार कीजिए। कांग्रेस ने ही तो अब्दुल गफूर साहब को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, कांग्रेस ने ही तो हिंदुस्तान के 5 स्टेट में मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनाया। तो कांग्रेस की तो वैसी विचारधारा है। ठीक है उमर साहब, आगे बढ़ते इसी सवाल पे जुड़ते हैं। मुकेश सहनी के नाम की भी चर्चा है कि डिप्टी सीएम बनने वाले हैं। महागठबंधन की अगर सीट आती है तो डिप्टी सीएम के नाम, उनके नाम की भी चर्चा है। मुकेश सहनी जी की अपनी एक अलग पार्टी है और मुकेश सहनी जी क्या डिमांड करेंगे, क्योंकि गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल है और कांग्रेस है और तमाम लेफ्ट की पार्टियां हैं। तो ये सारी पार्टियों के जो मेन लीडर हैं वो बैठेंगे आपस में और वो तय करेंगे। अब मुकेश सहनी जी का जो डिमांड है तो उस डिमांड को पूरा वही करेंगे जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, जिनको उस स्टेट लेवल की कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया। तो आने वाले वक्त में वही फैसला हो जाएगा। मगर ये आपका कहना सही है कि कांग्रेस विचार करेगी इस बात पे, और अभी तो 2-3 मीटिंग हुई है। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि दलित से भी हो सकते हैं, माइनॉरिटी के लोग भी हो सकते हैं, कि दलित और मुसलमानों के उत्थान के लिए तो कांग्रेस का विजन हमेशा रहा है। अच्छा, आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव लड़ा था मैं पिछली बार भी 2020 में शेरघाटी से। अच्छा, मगर उस जमाने में मैं कांग्रेस में नहीं था। तो इस बार भी आप वहीं से लड़ेंगे, शेरघाटी से ही? बिल्कुल, कर्म भूमि तो वही है हमारी, तो हम तो यही चाहते हैं कि वहीं से चुनाव लड़ें और गठबंधन से लड़ें। तो अगर चुनाव शेरघाटी से लड़ते हैं उमर साहब आप, तो शेरघाटी तो सिटिंग सीट आरजेडी की है। तो क्या लगता है कि महागठबंधन में होने के बावजूद आप कांग्रेस पार्टी में हैं,
तो अभी तो आरजेडी के एमएलए वहां पे हैं, तो क्या आपको टिकट मिल सकता है वहां से, घाटी से? देखिए, जब गठबंधन होता है ना तो हर इशू पर बातें होती हैं। गठबंधन में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि लोग आपस में शेयरिंग भी करते हैं। जो सीट पर कांग्रेस लड़ी थी पिछली बार, हो सकता है उस पर आरजेडी लड़े। जिस सीट पर पहले आरजेडी लड़ी थी, कांग्रेस लड़े, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग की बात है। हर आदमी को अपने दावेदारी पेश करने का अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और हमारी पार्टी में तो इंटरनल डेमोक्रेसी है। पार्टी मुझे बखूबी जानती है, हमारी कार्यशैली को जानती है। मुझे जब से बिहार में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, मैंने पूरे बिहार में घूम के जिस तरह से इस संगठन को सशक्त किया है, तो लीडरशिप डिसाइड करेगी। इनका सवाल था कि आप लड़ेंगे कि नहीं, तो बिल्कुल ख्वाहिश है, चुनाव तो लड़ना है, क्योंकि हम निरंतर चुनाव, हम तो त्रिस्तरीय पंचायत में जिला परिषद के सदस्य रहे, उसके बाद विधायकी का चुनाव लड़े हैं 2020 में, और ये 2025 का ड्यू डेट है, क्योंकि 5 साल निरंतर संघर्ष ही तो किया है। और जनता की भी ख्वाहिश है कि आप चुनाव में आइए, पार्टी डिसाइड करेगी। और मुझे लगता है कि महागठबंधन में सेटिंग गेटिंग के अंदर से राजद भी, क्या राजद को भी आपको अगर मिल जाए चुनाव लड़ने के लिए राजद का सीट से, तो आप लड़ सकते क्या? नहीं, जब गठबंधन है तो हम तो कांग्रेस के ये हैं, तो राजद की सेटिंग सब सवाल ये कि क्या में सेटिंग होती है? राजनीति में सेटिंग कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर ये सीटिंग है, हो सकता है कि आरजेडी ऑफर कर दे कि भाई आरजेडी में आ जाइए, चुनाव लड़ लीजिए आरजेडी से, तो ऐसा करेंगे क्या? देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप एक चीज को समझिए। हम किसी पद पे बैठे हैं प्रदेश लेवल पे, और हमने निरंतर संघर्ष किया है राहुल गांधी जी के साथ। तो जब हमारी विचारधारा एक है, इसीलिए तो गठबंधन है। अगर आरजेडी को यह भी लगता है और कांग्रेस को लगता है कि नहीं, उमर खान बेहतर प्रत्याशी होगा और गया और मगध की सीट पर इसको चुनाव लड़ने से मुझे फायदा होगा, तो मुझे लगता है कि सिंबल कांग्रेस का होगा, तो आरजेडी को ऑब्जेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हम कांग्रेस के नेता हैं। एक सवाल है उमर साहब कि मतलब अभी देखें तो इस बार 2025 के इलेक्शन में काफी अहम रोल जो है कि कांग्रेस पार्टी की रही, सभी पार्टियों के तमाम लोगों की रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM की जो पार्टी है, उनकी भूमिका और प्रशांत किशोर की भूमिका को किस नजर से देखते हैं? खासतौर पे एक अपने बिहार के एक बड़े लीडर की हैसियत से कैसे देखते हैं इसको? आप क्या नजर आता है, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रशांत किशोर जी की जहां तक भूमिका की बात है, तो प्रशांत किशोर जी एक आप समझिए कि पॉलिटिकल एनालिस्ट थे, और उन्होंने सबसे पहले ब्रांडिंग नरेंद्र मोदी की उन्होंने किया, हर घर मोदी वही पहुंचाने वाले। और देखिए, एक बात मैं बताऊं कि पहली एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास पता नहीं कहां से इतना पैसा है कि अपने पेड वर्कर के द्वारा अपनी बात को आम जनमानस तक पहुंचा रही है। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है कि एक विजन और क्लैरिटी होना चाहिए ना। मुझे समझ ही में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर जी की कौन सी आइडियोलॉजी है, किस विचारधारा से बात कर रहे हैं। टारगेट सिर्फ एक कम्युनिटी पर है उनका, सबसे ज्यादा वो मुसलमानों पे टारगेट कर रहे हैं। अब उसकी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आता, मगर हाँ, तमाम बाशऊर लोग इस चीज को समझ रहे हैं, क्योंकि वो उनका जो प्रेम है ना, अभी भी आदरणीय मोदी जी से जो प्रेम है वो अभी भी झलकता है। अभी आपको मैं बताऊं कि जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव हो रहा था, पहले दूसरे तीसरे चरण का जब चुनाव हो गया, तो मोदी जी को जब ये फीडबैक आया कि अब मुझे मेजोरिटी नहीं आने वाली है, तो अपने मित्र को बैठा दिया था तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया पे, और उन्होंने कहा कि 300 पार तो होंगे ही। तो इससे समझ लेना चाहिए कि वो किस लाइन पे चल रहे हैं। और मुझे लगता है पत्रकार महोदय, हम जहां तक बिहार को देख रहे हैं और घूम रहे हैं, इस मर्तबा बिहार में चुनाव बिल्कुल दो धड़े में होना है। एक तरफ वो इंडिया गठबंधन और एक तरफ एनडीए गठबंधन, एक तरफ नफरत, एक तरफ मोहब्बत, एक तरफ संविधान को तार तार करने वाली जमायत, एक तरफ लोग नीतीश कुमार को तो लाइक बचाने वाली जमायत। नीतीश कुमार जी को लाइक करते थे लोग, करते थे, आप लोगों के साथ उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, आप लोगों के साथ तब करते थे। नहीं, मैं एक बात आपको बताऊं, मेरा हमेशा ये सवाल है जी, आप बोलते हैं कि हम बड़े सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, अभी आपको पता है अभी जंग का माहौल था, अभी सीज फायर हुआ ना उत्तर प्रदेश में, पता नहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कितने मदरसे कितने मस्जिदों को शहीद करवा दिया बुलडोजर से, पब्लिक उधर घुस रही थी। एक बात आप मुझे बताइए, आप बहुत सारे जो हमारी कम्युनिटी के लीडर हैं वो जो नीतीश कुमार जी के साथ हैं, मगर सियासत मेरे हिसाब से सियासत सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करना चाहिए। सियासत जब आपकी कम्युनिटी के वजूद पे सवाल आ जाए तो फिर आप अकेले रही के क्या कीजिएगा सत्ता में। अब नीतीश कुमार जी, चाहे वो सीए जैसा कानून है जिसमें हम तमाम लोग सड़कों पर बैठे, हमारी माँ बहनें बैठी, उसके समर्थन में भी सदन में थे। 3 तलाक का मामला आया नीतीश कुमार जी, अभी वक्फ संशोधन बिल आया नीतीश कुमार जी। तो फिर आप किस मुंह से जाते हैं बोलते हैं कि नहीं भाई हमारी विचारधारा ऐसी है। और
मुझे हमेशा इस बात पे वो रहता है कि उनके लीडर से जब कभी इंटरेक्शन होता है, बात होती है, तो बोलते हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी कराई, मुर्दों को सुरक्षित किया और जिंदों के वजूद पर सवाल खड़ा कर दिया नीतीश कुमार जी ने। तो ये कम्युनिटी सोच रही है और बिहार के लोग भी इस चीज को सोचिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं पत्रकार महोदय, किसी भी समाज का, किसी भी स्टेट का विकास का पैरामीटर क्या होता है? सड़कें बन जाना विकास नहीं है, बिजली आ जाना विकास है, मगर विकास ओवरऑल समाज का तभी होगा जब बेहतर शिक्षा मिलेगी और शिक्षा हासिल करने के बाद रोजगार मिलेगा आपके तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार ने शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया? आप ही मुझे बताइए, बजट तो बढ़ गया मगर शिक्षा शिक्षा है। और आप नौकरी के बारे में बोल रहे हैं, नौकरी दो पलायन रोको के बारे में भी, तो उसमें भी तो काम कर रहे हैं वो। कौन सा बताइए? बहुत सारी जो बच्चियां स्कूल से मतलब घर से निकलती नहीं थी, वो स्कूल जा रही हैं। अब आप देख सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप दे, चाहे वो साइकिल दे, इस बहाने बच्चियां को स्कूल तक पहुंचा रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, हम लोग अगर एजुकेशन पे सवाल उठ रहा है तो उन्होंने काम तो किया है। मैं आपसे एक बात कहूं, लड़कियां निकल गई स्कूल जाने के लिए, इतने सारे बजट। आप मुझे बताइए कि बिहार में जितने सरकारी स्कूल हैं, मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता हूं। पता नहीं, अब मैंने 85 में 10th किया था सरकारी स्कूल से, उसके बाद फिर मैं अलीगढ़ गया था। अलीगढ़ जब गया था तो 15 दिन मुझे समझ में नहीं आता था, मगर सरकारी स्कूल में उस वक्त एजुकेशन की क्वालिटी थी, अच्छे शिक्षक हुआ करते थे, तो हम लोगों ने वहां अच्छा परफॉर्म किया। आप मुझे एक बात बताइए, सरकारी स्कूल में एक शिक्षक को 1 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, उनके बच्चे उस स्कूल में शिक्षा हासिल क्यों नहीं करते? ये सवाल नहीं, ये सवाल ये जेन्युइन सवाल है। हाँ। जब प्राइवेट स्कूल में एक शिक्षक 20,000 रुपया तनख्वाह लेके पढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल के शिक्षक के बच्चे वहां क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो खुद ये सनद दे रहे हैं कि हमारे यहाँ का स्टैंडर्ड बेहतर नहीं है। ये किसका दायित्व बनता है देखने का? सरकार का। बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में क्यों ना मिले? हमारी मां बहन का सुरक्षा बिहार में क्यों नहीं मिले? ये बहुत सारे सवाल हैं सरकार से। चलिए, अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है इस बार कांग्रेस पार्टी की भी, 2025 के इलेक्शन जो होंगे, तो इसमें कांग्रेस की भूमिका क्या होगी? खास मुद्दे क्या होंगे आपके, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के? और आपकी जिम्मेदारी पार्टी को मुकम्मल तरीके से और मजबूत करने के लिए आपकी क्या कदम उठा रहे हैं आप खासतौर पर? देखिए, आपको एक बात बताएं, आप चौथे स्तंभ हैं लोकतंत्र के, आपको भी पॉजिटिव वाइब्स आ रहे होंगे कि आज का जो यंगस्टर्स है ना, उसका भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी पर पूरा बढ़ रहा है बहुत तेजी से। पूरे हिंदुस्तान में हमने अपनी आंखों से देखा है पैदल चल के कि यंगस्टर्स किस तरह से राहुल गांधी से मिले कि हम बेरोजगार हैं डिग्री लेके, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज्यादा है, महंगाई वैसी ही है। सर, जीडीपी का 80% आपने लोन ले लिया है, आप कौन से विकास की बात करते हैं? और उसी के अनुयायी डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है। तो मुद्दा हमारे पास है और हमने एक एग्जाम्पल पेश किया है। मतलब विकास के मुद्दे को लेके इलेक्शन में आप लोग जाएंगे खास? बिल्कुल, विकास और न्याय का हक मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। और सत्ता जब कांग्रेस की जहां आती है, समाज के हर वर्ग को न्याय मिल रहा है। तेलंगाना का उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटका का उदाहरण ले लीजिए, जहां हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, जहां कांग्रेस की सरकार है, हमारे नेता ने जो वादा किया उसको 100% पूरा करने की कोशिश की। तो बिहार के लोग भी बड़ा उम्मीद भरी नजर से देख रहे हैं कि इस मर्तबा जो हमको वोट देना है वो इंडिया गठबंधन को देना है, मजबूत करना है बिहार की बेहतरी के लिए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बेहतर रिजल्ट होगा। चलिए उमैर साहब, आपका खासतौर पे मंथन टुडे की टीम के साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजरा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल अगर अभी तक हमारे चैनल मंथन टुडे को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जरूर कीजिए। देखते रहिए मंथन टुडे। नमस्कार।